आप सभी को प्रणाम। आप सभी को योगिनी एकादशी की खूब मंगल शुभकामनाएं। भगवान नारायण, माँ भगवती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही शुभ मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम कल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मन संस्थान ज्ञान, अनुभव एवं कौशल का ही नहीं, प्रतिभा का भी क्षेत्र है। उत्कृष्टता के प्रति आस्था के बीज भी भूमि में जमते हैं। संकल्प शक्ति का उद्गम केंद्र यही है। मनोमय कोश की साधना द्वारा यदि इन विभूतियों को जागृत एवं उपलब्ध किया जा सके तो उस दिशा में किया गया प्रयत्न सामान्य कार्यों की दौड़ धूप से कम नहीं, अधिक ही लाभदायक और बुद्धिमत्तापूर्ण सिद्ध होगा। मन संस्थान को सुविकसित करने के लिए स्वाध्याय, सत्संग एवं मनन चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त एक और कारगर उपाय है मनोमय कोश की योग साधना। कामकाजी मस्तिष्क समेत मनः क्षेत्रीय की स्तरीय परतें मनोमय कोश की परिधि में आती हैं। जिस प्रकार वन्य पशुओं को साध कर पालतू बनाया जाता है, उनसे अनेक प्रकार के लाभ लिए जाते हैं, उसी प्रकार मन के महादैत्य को यदि साधना द्वारा सधा लिया जाए तो ऐसे लाभ मिल सकते हैं जिन्हें देवोपम उपलब्धियां प्राप्त करना कहने में अतियुक्ति नहीं मानी जा सकती। मानसिक साधना ऐसे ही चमत्कार उत्पन्न करती है। व्यक्तित्व और मन संस्थान की स्थिति को परस्पर अति घनिष्ठ माना गया है। मन स्तर की व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व को समुन्नत बनाने के लिए मन संस्थान की स्थिति ऊंची उठाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। यह कार्य मात्र जानकारियाँ बढ़ाने या समझाने बुझाने भर से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रयोग करने पड़ते हैं जो लोहे को गर्म करके उसे घन की चोटी से उपयुक्त औजार बनाने का कार्य जैसा कर सके। इस प्रकार के प्रयोगों को मनोमय कोश की साधना कहा जा सकता है। मस्तिष्क की ऊपरी परत को जो व्यवहारिक जीवन में काम आती है, समग्र मन संस्थान का मात्र पांचवा योग है। मानसिक शास्त्रियों ने उसकी संरचना का स्वरूप तो जाना है, पर उसके भीतर काम करने वाली विलक्षण क्षमताओं को देखकर आश्चर्यचकित रह गए हैं। इन रहस्यमयी गतिविधियों की मात्र 7% जानकारी अभी तक मिल सकी है। शेष का अभ्यास मिलता है और यह आभास होता है और सोचा जाता है कि यदि इस अद्भुत संयंत्र की क्षमताओं का स्वरूप और उपयोग जाना जा सके तो फिर मनुष्य की सामर्थ्य का वारापार ना रहता। सामान्य मान्यता यह है कि मन और बुद्धि का सम्मिश्रण ही मस्तिष्क है। ऐसा इसलिए समझा जाता है कि दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में उन्हीं का उपयोग होता है। जो इस क्षेत्र की गहराई में घुसे हैं, उन्होंने देखा है कि ऊपरी परत को क्रिया कुशलता और सूझबूझ के प्रतिफल प्रस्तुत कर पाती है। व्यक्तित्व का निर्माण अचेतन मन की गहरी परतें ही संपन्न करती है। मनोविकार बुद्धि क्षेत्र में नहीं, वरन स्वभाव के अंतर्गत आदतें बनकर घुस बैठते हैं। मनुष्य उनकी बुराइयां समझता है और छोड़ना भी चाहता है, किंतु संचित अभ्यासों का दबाव इतना अधिक होता है कि अपने ही निर्णय के विरुद्ध रास्ते पर चलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इन आदतों के पीछे अचेतन मन ही काम करता है। शरीर की अनवरत गतिविधियों में जागृत मस्तिष्क का नगण्य जितना अधिक होता है, संचालन अचेतन की अभ्यस्त प्रवृत्तियां ही करती हैं। मांसपेशियों का
आकुंचन, प्रकुंचन, पलकों का निमेष उन्मेष, फेफड़ों का श्वास प्रश्वास, आहार का ग्रहण और मल विसर्जन, निद्रा जागृति, असंख्य शारीरिक क्रिया प्रक्रियाएं अचेतन मन के नियंत्रण में ही रहती हैं। हार्मोन्स ग्रंथियों से लेकर प्राणों के अवधारणा तक पर अचेतन मन का ही प्रभाव है। मनोविकारों के कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चौपट हो जाना, सद्भावनाओं के आधार पर व्यक्तित्व के सभी पक्षों का समुन्नत होते चलना इसी संस्थान की संरचना के कारण संभव रहता है। उत्थान और पतन के बीज इसी क्षेत्र में उगते हैं। व्यक्तित्व की सुविस्तृत जड़ें इसी भूमि में घुसी रहती हैं। अचेतन को चित्त कहते हैं। वस्तुतः मस्तिष्क का प्रेरक केंद्र यही है। यह गई गुजरी स्थिति में पड़ा रहे तो अचेतन की बुद्धिमत्ता का उपयोग घूर्तता, दुष्टता जैसे निकृष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी रचनात्मक कार्य में संभव ना हो सकेगा और बुद्धिमान कहलाने वाला मनुष्य भी उज्जवल भविष्य का सृजन ना कर सकेगा। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।